क्लास 7th की हिस्ट्री शुरू हुई थी कासिम के अटैक से। उसके बाद हमने देखा है कि कासिम के अटैक के बाद गजनी गोरी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है, फिर जाकर के उसी में मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं, उसके बाद तुगलक, खिलजी, उसके बाद लोदी, एंड देन बाबर का आगमन होता है। उसी के साथ मुगल डायनेस्टी जो है वो सत्ता में आती है। मुगल डायनेस्टी के बीच में कहीं एक बार जो है वो शेरशाह सूरी का भी जो है वो रूल स्टैब्लिश होता है। देन आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो पूरा कासिम से लेके जो मुगल डायनेस्टी थी उसका एंड कैसे होता है, और मुगल डायनेस्टी के एंड के साथ आज की जो क्लास 7th की जो चैप्टर है वो भी एंड हो जाएगी, और इसी के साथ पूरा क्लास 7th का हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि भैया ये जो मुगल डायनेस्टी थी, जिन्होंने मतलब छल से, बल से, धन से पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, तो कुछ राजा ऐसे थे, कुछ सिख ऐसे थे, कुछ मराठा ऐसे थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को टक्कर दिया, उनसे लड़ाई की, उनकी अधीनस्था स्वीकार नहीं की। और इसी के क्रम में रीजनल किंगडम का उदय होता है, मराठा किंगडम का उदय होता है, राजपूत किंगडम का उदय होता है, सिख डायनेस्टी का उदय होता है। और इसी के साथ जो हमारा इंडिया है, मॉडर्न इंडिया की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसी के बाद जब रीजनल डायनेस्टी आती है, लास्ट में एक मराठा एम्पायर बचती है। मराठा एम्पायर के साथ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, एंड देन मराठा एम्पायर भी इधर कम हो जाती है, और उसके बाद जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का आगमन होता है। ब्रिटिश एम्पायर पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लेती है, और उसी से हमारा जो है वो भारत का ब्रिटिश एरा जो है वो शुरू हो जाता है। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू आरंभ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी यूपीएससी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, और हमारा मकसद एक ही है कि हम उन स्टूडेंट को फाउंडेशन, उन स्टूडेंट का स्ट्रांग करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस पूरे सेशन का हमारे पूरे जितना भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, सबका पीपीटी, सबका नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आस्क प्रशांत 03 पे जाइए, आप ही का चैनल है, ज्वाइन कीजिए और अपनी यूपीएससी जर्नी को मजबूत बनाइए। चलिए शुरू करते हैं, और आज ही हम खत्म भी करते हैं। देखो भैया, 18th सेंचुरी का ये जो पीरियड था, मतलब मुगल डायनेस्टी का जो ये पीरियड था, इसमें मुगल डायनेस्टी के एंड से लेकर के मराठा, सिख, राजपूत, जाट और भी लोगों का उदय होता है। मुगल सेंटर से जो पावर है वो रीजनल रूलर के पास चला जाता है, जिसमें कुछ जमींदार और कुछ गवर्नर्स भी होते हैं, जो कि अपना खुद का एक जो किंगडम है वो बना लेते हैं। तो यही आज की कहानी होने वाली है। ये मैप आपको मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये मैप क्या है? ये मैप आपको दिखाएगा कि ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा मुगल एम्पायर था, जिसके बाद जब औरंगजेब, बहुत सारे बाबर आए, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। लेकिन इसमें जो एक चीज खासियत रही है, चाहे वो जहांगीर हो या फिर वो औरंगजेब हो या फिर औरंगजेब के बाद की सिचुएशन हो, एक चीज जो कॉमन रही है वो ये है कि जब पिता मरता है, जब राजा मरता है, तो कोई सक्सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती है। जैसे हमने इससे पहले देखा ना कि सक्सेशन क्या था मुगल एम्पायर का, कि भैया कोई ऐसा नहीं था कि मतलब जो हिंदू राजा थे उनमें ये था कि जो राजा का बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा था नहीं। तो इसमें जो सिचुएशन था, राजा के मरने के बाद सक्सेशन शुरू हो जाता है। जहांगीर खुद अपने बेटे को मार करके जो है वो राजा बनता है। उसके बाद औरंगजेब खुद अपने बड़े भाई को मार करके राजा बनता है। औरंगजेब जो बोएगा वही तो पाएगा ना। उसी तरीके से औरंगजेब के मरने के बाद उनके जो बेटे होते हैं वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, और जफर का उदय होता है और वो फिर राजगद्दी संभालता है। लेकिन औरंगजेब के बाद किसी मुगल में इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो मराठा से भिड़ सके। वो वैसे तो औरंगजेब के पास भी इतना हिम्मत नहीं था। तो इसी तरीके से राजपूत का उदय होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, मराठा किंगडम है, हैदराबाद है, फिर इधर राजपूत हो जाता है अवध में, बंगाल में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे किंगडम बनने शुरू हो जाते हैं। पर रीजन क्या रहता होगा? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? औरंगजेब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो दो था। सबसे पहले वो अपने जो टेरिटरी थी उसको कंसोलिडेट और उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान उसका उतना ज्यादा नहीं रहता है, रादर देन उसका ध्यान रहता था वॉर में।
और रिलीजियस चीजों में, मतलब मंदिर को तुड़वाना, ठीक है, कन्वर्ट कराना, सिखों के साथ भी उन्होंने यही किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। तो अब ये अगर वॉर कर रहे हैं तो वॉर की वजह से क्या होता है, वॉर की वजह से बहुत पैसा खर्च होता है, फाइनेंसेस लगते हैं, और वॉर जीत भी नहीं रहा है वो, ठीक है, वॉर जीत भी रहा है तो इतना पैसा खर्च हो जा रहा है कि वो मतलब वापस से उसको ले भी नहीं पा रहा है। एंड औरंगजेब के मरने के बाद जो उसके, देखो एक बात बताता हूं, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के पीछे एक अलग पूरा चैप्टर है। तो अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो शॉर्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया, तो भैया एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब हम बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे फिर आपको हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये जो पूरा लॉन्ग वॉर लड़ता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल में दिक्कत हो जाता है, जागीरदारी क्राइसिस, ये सब भी होता है। उसके बाद जो वीक सक्सेसर्स आते हैं वो रंगीला स्वभाव के होते हैं। इवन एक राजा था मोहम्मद शाह जिसको रंगीला कह के बुलाते थे, क्योंकि इसको मतलब नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन सब में, उसको तो भैया मतलब था मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को अच्छा अच्छा खाना मिले, अच्छा मतलब भोगे, हम पूरा विलासिता की जीवन जिए, और जो है वो मुगल एम्पायर जाए तेल लेने, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे सीन था। अब यहां पे ये सीन हुआ कि वीक सक्सेसर्स जो थे, जो गवर्नर्स थे, मैंने आपको कंटिन्यूअसली अपने चैप्टर्स में बताया था कि भाई जो पूरा मुगल किंगडम था या कोई भी एम्पायर होता है, वो उस एम्पायर का जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये उसके गवर्नर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नर्स के थ्रू ही वो अपने छोटे छोटे टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी गवर्नर के पास उसकी सेना होती है ना। और जब बड़े राजा को, किंग को जरूरत होता है तो ये अपने सेना के साथ राजा का सपोर्ट करने के लिए, उसके वॉर को लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि जब सेंटर कमजोर होता है तो फिर जो बाकी के गवर्नर्स हैं वो स्ट्रांग होने लगते हैं और खुद को जो है वो सेंटर से अलग बताने लगते हैं। और इसी के क्रम में जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे, जो मनसबदार थे, ये क्या करने लगे, इनके ऊपर से जो सेंटर का कंट्रोल है, जो मुगल किंग का कंट्रोल है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना अपना अलग अलग किंगडम बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे गवर्नर बिगैन कंट्रोलिंग रेवेन्यू। अब सिचुएशन ये है कि जो गवर्नर होता है उसके पास दो पावर होते हैं। सबसे पहला दीवानी। दीवानी क्या हो गया भैया, दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स। रेवेन्यू राइट्स क्या हो गया भैया, मतलब टैक्स कल्चर, कि भैया टैक्स कलेक्ट करने का काम किसके पास, गवर्नर के पास। तो ये तो पहला काम था। दूसरा काम क्या है, मिलिट्री। मैंने अभी बताया आपको कि उसको मिलिट्री रखना था। राजा तो अपने साथ मिलिट्री नहीं रखेगा, गवर्नर रखता था, ठीक है, इसी की ड्यूटी थी। तो इसको बोलते हैं दीवानी और दूसरे को बोलते हैं फौजदारी। दो काम उसके पास था। उसके बाद जो पीजेंट एंड जमींदार थे ये रेवेलियस होने लगे, क्योंकि अब मैंने जो जागीरदारी सिस्टम बताया था उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो लिखा जाता था ना कि भैया हमने जो है वो एक्स अमाउंट कलेक्ट कर लिया, और जो एक्चुअली में टैक्स कलेक्ट होता था वो वाई अमाउंट होता था। अब ये जो एक्स अमाउंट होता है वो वाई से कहीं ज्यादा होता था। मतलब जो रजिस्टर पे मेंटेन होता था वो दिखा जाता कि हम तो इतना कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कलेक्ट बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो पीजेंट है उनका शोषण होने लगा कि भैया तुम जो है, तुमसे तो इतना पैसा वसूलना है लेकिन तुम इतना पैसा दे नहीं रहे हो, जिसकी वजह से ये लोग और ज्यादा रेबेलियन करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो पूरा रेवेन्यू का सिस्टम है, किसी भी राजा का, किसी भी देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू होता है, कि अगर उसका जीडीपी अच्छा है तो वो देश पावरफुल है। यूएसए, चाइना, समझ में आया ये चीज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है भाई फॉरेन इन्वेजन। अब देखो मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, रीजनल किंगडम्स आगे बढ़ रहे थे। इसी में कोई एक ईरान का राजा था जिसका नाम है नादिर शाह, और इस नादिर शाह जो है वो दिल्ली में अटैक करता है। कब, 1739 को। डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से दिल्ली को लूटता है। उसके बाद वो लूट के चला जाता है। सोचो कि दिल्ली कैपिटल है मुगल एम्पायर का, और मुगल डायनेस्टी इतनी कमजोर हो गई है कि कोई कैपिटल को ही लूट के चला जा रहा है, समझ में आया, पूरा लूटता है। और ये जो पीकॉक थ्रोन है जो कि शाहजहां के टाइम से है, उसको भी अपने साथ लेके चला जाता है। उसके बाद नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आता है, और अहमद शाह जो है वो इंडिया को 5 बार लूटने की कोशिश करता है, और लास्ट में यही वो अहमद शाह है जिससे मराठा लड़ती है। और मराठा के साथ जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली हो चाहे नादिर शाह की कोई वंशज, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इंडिया में अटैक करे, क्योंकि वो इतना कमजोर हो जाते हैं, ठीक है।
लेकिन इससे एक चीज ये भी दिक्कत होती है कि मराठा एम्पायर खुद भी कमजोर हो जाता है और ब्रिटिशर्स को एक रास्ता मिल जाता है कि भाई ग्रो करने का टाइम आ गया। अब देखो ये जो पूरा मुगल कोर्ट था ना, इसमें दो तरह के मतलब थे तो बहुत सारे, लेकिन एनसीईआरटी में दो फैक्शन दिया हुआ है, एक ईरानी फैक्शन था, एक तुरानी फैक्शन था। तो ये ईरानी तुरानी फैक्शन ये जो थे ये कोशिश करते थे कि हमारे ईरानी फैक्शन से ही जो है वो मंत्री बने। तुरानी फैक्शन बोलते थे हमारे फैक्शन से मंत्री बने, हमारे ही लोगों को अच्छा पोस्ट मिले, हमारे ही लोगों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार हो। ये सिचुएशन था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। कुछ मुगल रूलर्स ऐसे थे जैसे फारूक सियार हो गए और आलमगीर हो गए, इनको असैसिनेट भी कर दिया जाता है इनके कोर्टियर्स के द्वारा, इनके मंत्रियों के द्वारा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दो थे अहमद शाह और शाह आलम, इनको अंधा तक कर दिया जाता है। समझ रहे हो, इस तरह का सिचुएशन मुगल राजाओं के साथ था। ये भैया फारूक सियार है। उसके बाद इसी के साथ जब मुगल किंगडम कमजोर होता है तो रीजनल पावर्स बढ़ने लगती है, और इसी के साथ मुगल अथॉरिटी के साथ जो पावरफुल गवर्नर्स थे, जमींदार थे, उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी के क्रम में अवध, भैया यूपी, यहां पे सादत खान ने अपना अलग किंगडम बना लिया, और बंगाल यहां पे मुर्शीद कुली खान ने अपना अलग किंगडम बना लिया। अब मराठा भी बना, राजपूत भी बना, ठीक है, लेकिन सिखों का भी अलग रहने वो बना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो भैया दो तीन तरह के लोग थे। एक जो मुगल डायनेस्टी से एक रेबेलियस स्टेट निकले, और दूसरे सक्सेसर स्टेट निकले। अब ये जो सक्सेसर स्टेट थे ये इस तरह के थे, जो अवध में, जो बंगाल में बना या जो हैदराबाद में बना, वो सक्सेसर स्टेट्स थे। कि मतलब ये लोग अलग किंगडम तो थे, लेकिन वो बस फंक्शनली जो है वो अलग किंगडम थे, लेकिन जो पूरा मतलब एक तरीके से वो मुगल किंग को जो है वो अपना किंग मानते थे। उनके किंग को लेकर के फ्राइडे को प्रेयर्स भी होते थे उनके नाम पे, उनके मुगल राजाओं के नाम पे जो है सिक्के चलते थे। इस तरह का मतलब फॉर्मली उसको जो है वो अपना राजा मानते थे, पर काम जो है अपने हिसाब से ही वो चलाते थे। तो ये सक्सेसर स्टेट्स हो गए। और जो रेवेलियस स्टेट थे ये मराठा थे, ये राजपूत थे, जो कि मुगल डायनेस्टी से अपने किंगडम को बाहर निकालते हैं और एक अलग से साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। ये सक्सेसर स्टेट नहीं थे, ये लड़ के बाहर निकलते हैं। समझ में आया? तो ये अब इसी वजह से आप देखेंगे कि इस सब के बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं इन्वॉल्व हुए थे मुगल के साथ, क्योंकि ये मुगल को तो अपना सुपीरियर सुप्रीमेसी मानते ही थे। जो दिक्कत था वो रेबेलियस स्टेट के साथ था, जो कि राजपूत, मराठा, जाट्स, इन सब जैसे लोगों के साथ था। अब बात करते हैं राजपूत की। तो राजपूत किंगडम में हम अजीत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जोधपुर से थे। उसके बाद जय सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अंबेर से थे। अब ये सब क्या करते हैं, ये मुगल पावरफुल मुगल एलाइज थे, मुगल के दोस्त थे। लेकिन जब मुगल कमजोर होने लगे, दोस्त कैसे थे, तो इनका वतन हुआ करता था। और फिर जब इनको मुगल राजाओं ने क्या किया कि भैया बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप अपना टेरिटरी ले लीजिए, लेकिन उस टेरिटरी को ऐसा मान लीजिए कि हम जो है आपसे सुपीरियर हैं। तो उन्होंने मान लिया। अब ये क्या हो गया कि इसी वतन को वो वतन जागीर बना दिए। समझ में आया? तो ये वतन जागीर के थे। उसी तरीके से अब ये क्या करते हैं कि जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, ये बाद में जब मुगल डायनेस्टी कमजोर होने लगी तो ये अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करने लगे, नागपुर को कॉन्कर कर लिया। उसके बाद जो अंबेर के राजा हैं उन्होंने बूंदी को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये यहां पे हुआ। और सवै राजा जय सिंह जी जो हैं वो जयपुर को कैपिटल बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंतर मंतर बोलते हैं। और ये किनके द्वारा किया गया था? जय सिंह जी के द्वारा किया गया था। और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए कुछ भी भूल जाना ये मत भूलना। समझ में आया? ओके, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद राजपूत में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी कि सभी राजाओं ने अपना मतलब जो सुपीरियोरिटी है वो मुगल को बना दिया कि हम मुगल के अधीनस्थ हैं। लेकिन जो एक राजा थे ना, जो एक किंगडम थी ना, उसने हार नहीं मानी। वो कौन थे? वो हमारे संग्राम सिंह जी के पोते, अरे भैया राणा सांगा, जिसके बारे में बोला जाता है, कंट्रोवर्सी होती है कि वो उन्होंने ही जो है वो बाबर को बुलाया था इंडिया में, जो कि बिल्कुल झूठ है। तो उन्होंने
राणा सांगा जी जो थे वो ऑफ कोर्स बाद में जो है वो बाबर से भी युद्ध करते हैं, और उन्हीं के जो पोते हैं उनका नाम था महाराणा प्रताप, और यही महाराणा प्रताप जी जो हैं यही आज मतलब कभी जो है वो मुगल के कंट्रोल में नहीं आते। मुगल के द्वारा कितनी बार इनके पास आया था कि भाई आ जाओ, जैसे आपके राजाओं ने किया है वैसे ही आप भी जो है हमको अपना बॉस बना लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। उनको बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट दिया गया था, मनसबदारी का दिया गया था, 5000 मनसबदारी तक इनको दिया गया था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। और ये कहां के थे? ये मेवाड़ के थे। समझ में आया? उसके बाद सिख के बारे में अगर हम बात करें, एक सेकेंड छूट तो नहीं गया, हाँ, सिख के बारे में बात करें तो भाई सिख जी जो हैं हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा का स्टार्ट किया था। खालसा एक आर्मी होती थी, सिख आर्मी होती थी। ये क्या करती थी, जो मुगल्स होते थे, जो क्रूर मुगल राजा होते थे, उनसे युद्ध करते थे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते थे। और इसी को जो सबसे आगे बढ़ाने का काम किया वो बंदा बहादुर जी ने किया, जो कि मुगल्स से रिवोल्ट उन्होंने किया। और फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, गुरु नानक जी के नाम पे उन्होंने कॉइन बनाया, उन्होंने जत्थाज बनाए। फिर बाद में जो पूरा सिख वाला एम्पायर था वो मिसाइल्स के फॉर्म में आ जाता है, और जो पूरा कंप्लीट कंबाइंड आर्मी होती थी उसको दल खालसा बोलते थे। मतलब जो आर्मी का नाम ये रखते थे ये दल खालसा रखते थे। ये यहाँ पे सिस्टम था। उसके बाद ये जो पूरी बॉडी थी ये अमृतसर में मिला करती थी कभी कभार। ये पूरा एक मिसाइल्स के फॉर्म में हो गया, सारे मिसाइल जो है एक तरीके से सूबा हो गया इनका सिख किंगडम का। तो ये लोग क्या करते थे, दिवाली के मौके पे, बैसाखी के मौके पे एक साथ मिलते थे और कुछ फैसले लेते थे, जिसको गुरु मत बोला जाता है। गुरु का मत, गुरु मत उस फैसले को बोला जाता है। तो ये फैसले लेते थे और उसी हिसाब से जो है इनका काम यहाँ पे चलता था। इन्होंने टैक्स व्यवस्था भी लगाया था, जिसमें एक राखी सिस्टम थी, जिस राखी सिस्टम के अंतर्गत जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो फसल उगाते थे, इनको वो प्रोटेक्ट करने के नाम पे ये जो है वो टैक्स लेते थे। इसको प्रोटेक्शन टैक्स बोला जाता है। फिर बाद में हमारे द ग्रेट महाराजा रणजीत सिंह जी होते हैं, जिन्होंने पूरा सिख को यूनिफाई किया पंजाब में और लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे सीन था। उसके बाद बात करें अगर मराठा की, देख रहे हो बहुत छोटा छोटा है यार, समझ आ रहा, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर अभी आप शॉर्ट में देख लीजिए। फिर मराठा में एक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट किंग, द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये यहाँ पे थे। इन्होंने, ये शाहजी और जीजाबाई जी के घर में इनका जन्म होता है शिवनेरी में। उसके बाद ये दादा कोंडदेव इनके गुरु होते हैं, इनके साथ वो सीखते हैं। और इनका जो फेमस टैक्टिक था वो गुरिल्ला वॉरफेयर था, कि छोटे छोटे ग्रुप में, आप देखो जो पूरा आप जाओगे ना डेक्कन वाले एरिया में, वो पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में जो मतलब जो सेना है वो अच्छे से आ नहीं सकती है, तो ये छोटे छोटे ग्रुप में जो जा करके जो है वो हमला करते थे, उसी को गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। और इसी के क्रम में वो अपना पूरा एक मराठा एम्पायर बनाना शुरू कर देते हैं, कि इनका जो इंटेंशन था वो हिंदू पदशाही वो पूरा बनाने का ये उन्होंने गोल रखा था। उसके बाद इसी के क्रम में जब शिवाजी और उनके, जैसे अभी आपने देखा होगा ना छावा मूवी, तो वो शिवाजी के बेटे ही होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो शिवाजी होते हैं वो कुनबीज कौन होते हैं, तो जो पीजेंट किसान होते हैं, जो इनके, अब देखो मराठा एम्पायर में एक बहुत अच्छी चीज क्या थी ना, कि जो किसान होते थे ना वो भी आर्मी के लिए काम करते थे। मतलब जो किसान, जो नॉर्मली अब आप अगर ये तानाजी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे अजय देवगन के किरदार को, कि वो लोग किसान होते हैं नॉर्मली, कि नॉर्मल टाइम्स पे वो खेती करते हैं, और जब राजा को जरूरत होती थी, जब देश को जरूरत होती थी, तो वो लड़ने चले जाते थे। तो वो वही कुनबीज होते थे, देशमुख होते थे, जो कि वॉरियर फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनका जो टैक्स कल्चर था वो चौथ और सरदेशमुखी हुआ करता था। चौथ का मतलब क्या होता था? चौथ मतलब चौथा, मतलब 1/4, मतलब 25% टैक्स ये लेते थे। और ये जो टैक्स लेते थे 25%, ये किस रीजन में लेते थे? ये किस रीजन में लेते थे? ये आप देख रहे हो, ये पूरा मराठा एम्पायर है भगवा रंग का। तो ये मराठा एम्पायर, तो इस रीजन में आप देखो इनका जो पूरा टेरिटरी था वो पूरे इंडिया में फैला हुआ था। इवन इस पोर्शन में भी इनका जो ये मोनोपोली था, इनका जो इन्फ्लुएंस था, ये इस रीजन में भी था। मतलब जो पूरा
ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, उसके अलावा जो आप टेरिटरी देख रहे हैं उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इससे ये सिर्फ चौथ लेते थे, और जो बाकी का पार्ट बच गया उससे वो सरदेशमुखी भी लेते थे। तो चौथ का मतलब क्या हो गया, 25% टैक्स, और जो सरदेशमुखी हो गया वो 9 to 10% टैक्स यहां पे ये लेते थे। और फिर शिवाजी के बाद जो पूरे मतलब जो कंट्रोल है मराठा एम्पायर का, वो ब्राह्मणों के पास चली आती है, जिसको क्या बोलते हैं, चित्तपवन ब्राह्मण्स बोलते हैं। और इन्हीं में मतलब पेशवा इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, जो मराठा एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे। पर जब राजा कमजोर हो गया तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल हो गया, और इसी के क्रम में बालाजी विश्वनाथ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे बालाजी जो ये बाजीराव, ठीक है, बाजीराव आते हैं। और ये जो है वो इतने बड़े मतलब सबसे बड़े पेशवा एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही शिवाजी के बाद जो है वो एक्सपेंशन मराठा एम्पायर का किया था बहुत। अब मूवी में तो जिस तरीके से दिखाया गया वो तो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि लव स्टोरी हो, बट मैंने रेफरेंस के लिए बताया था कि ये बाजीराव की स्टोरी थी जो इन्होंने दिखाया था। और इन्होंने जो है वो मराठा एम्पायर को एक नेक्स्ट लेवल तक वो लेके गए। और इसी के क्रम में जो है फिर बाद में अब देखिए कि मराठा जो है वो पूरा वेस्ट में मालवा, गुजरात, नॉर्थ में दिल्ली, पंजाब, ईस्ट में बंगाल और साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु तक ये अपना एक्सपेंशन करते हैं। बाजीराव 1 जो है वो मिलिट्री कैंपेन करते हैं बुंदेलखंड तक, गुजरात, मालवा तक। और उसके बाद इसी के क्रम में जो है उज्जैन, इंदौर, पूना जैसे जो हैं वो अर्बन सेंटर्स बनते हैं। चंदेरी सिल्क जो कि पूना की है, वो सब मतलब इन्हीं के कंट्रोल में होते हैं, और ये मराठा ट्रेड रूट्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम जो है वो मराठा एम्पायर के बाद जो बात करेंगे वो जाट्स की बात करेंगे। अब जो जाट में 2 राजाओं का नाम हमें याद रखना है, एक चूड़ामन याद रखना है और दूसरे सूरजमल। अब ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये सूरजमल जी ही हैं, जिन्होंने पूरा दिल्ली आगरा रीजन में जो है अपना पूरा रूल जो एस्टैब्लिश किया था। अब सोचो कि मुगल एम्पायर का जो कैपिटल था वो दिल्ली था, और दिल्ली के पास ही इनका जो है वो किंगडम था। तो सोचो कि ये कितने बड़े महान राजा हुआ करते होंगे कि जिस राजा का कंट्रोल, जिस डायनेस्टी का कंट्रोल पूरे भारत में है, उस डायनेस्टी के कैपिटल सिटी के बगल में ये अपना किंगडम बना लेते हैं। और ये जो जाट थे ना, ये एक तरीके से एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब किसान थे। लेकिन फिर भी ये जो किसान थे ये अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते थे, और इन्होंने पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे ट्रेडिंग सेंटर्स इन्होंने बनाए थे। इन्होंने राजस्थान के, अभी के टाइम पे जो राजस्थान में है भरतपुर, उसको अपना कैपिटल बनाया था। किनके अंडर? सूरजमल जी के अंडर। और इन्होंने वहीं पे लोहागढ़ फोर्ट बनाया था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो सूरजमल जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर बनाया था उसमें मुगल और राजपूत का इन्फ्लुएंस दिखता है उनके आर्किटेक्चर में। तो ये पूरा जो आपका स्टोरी था, ये आपका पूरा स्टोरी था कि कैसे रीजनल किंगडम का जो है वो राइज होता है और कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है। और इसी के बाद जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो मराठा और सिख रूल जो है वो अपने पीक पे जाता है, फिर सिख रूल जो है वो कम होता है और मराठा एम्पायर ज्यादा होता है। और फिर मराठा एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का राइज होता है, और उसी से हमारा ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल जो है वो शुरू होता है। और तब जाकर के जो है वो मंगल पांडे, फिर जाकर के जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी जैसे लोग आते हैं और हमारे देश को आज़ाद करते हैं। तो ये पूरा क्लास 7th की एंड है। आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए मतलब थोड़ी बहुत मेहनत तो हम लोग कर ही लेते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीच जाए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। और मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है। मैंने ये प्लान किया है कि अभी 6th 7th का हमने एनसीईआरटी कवर किया, तो हम 8th की एनसीईआरटी शुरू करने से पहले 6th 7th का हम जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपके साथ डिस्कस कर ले। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो आप हमेशा से कहते आ रहे थे वो आपकी बात सुनी गई है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये जो सेशंस हम लेंगे क्वेश्चंस के, वो आप लाइव लेना पसंद करेंगे। अगर आप लाइव लेना पसंद करेंगे तो देखो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देखूंगा, अगर लोगों ने बोला होगा कि भैया लाइव ले लीजिए तो हम लाइव आएंगे, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सेशन ही होंगे। बाकी आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, क्योंकि आपका मन होगा तभी कराएंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ही नहीं तो कराने से कोई फायदा ही नहीं है। तो आप बताइएगा आपका क्या इंटेंशन है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। और लास्ट में अगर पीपीटी चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।